तो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP और नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम NTCP। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से IDSP के। ये एक स्टेट बेस्ड सर्विलेंस है, जिसका मतलब ये कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है। इसका काम है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स का पता करना, आउटब्रेक्स के अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, और उसके खिलाफ इफेक्टिव और टाइमली रिस्पॉन्स दे पाना। ठीक है, अर्बन रूरल मतलब समझ लो दोनों। और बाकी जो डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है उनका जो रिस्पॉन्स है उसको मॉनिटर करना। ठीक है, ये 2004 में लॉन्च हुआ। तो बेसिकली क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, अर्ली वार्निंग सिम्टम्स, ठीक है, इफेक्टिव और टाइमली रिस्पॉन्स, और मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ अदर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट होता है। सेंट्रल जो होता है वो बोलता है NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, NCDC दिल्ली में होता है। ठीक है। अब क्या है कि सर्विलेंस यूनिट एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, IT नेटवर्क से कनेक्टेड है, जिसको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और इसरो ने बनाया है। ठीक है। इसमें बेसिकली काम क्या होता है, तुम्हारा IT बेस्ड सर्वेलेंस होती है वीकली। ठीक है, हर हफ्ते होती है। और इसमें कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो सब सेंटर, PSC, CHCL और LSM जो भी देख सकते हो तुम स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। तो अब डेटा कलेक्शन का तरीका क्या होता है PSL से याद रख पाओगे। P से प्रोबेबल, S से सिंड्रोमिक, L से लैब कन्फर्म केस। ठीक है। अब जो वीकली डेटा कलेक्ट होता है, ये जो फॉर्मेट के थ्रू, ठीक है, PSL के थ्रू इसको एनालाइज करते हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट। ठीक है। अगर कोई इलनेस बढ़ी है तो उसके खिलाफ रैपिड रिस्पॉन्स टीम को एक्टिवेट करते हैं। इसके अंदर के मेंबर्स क्या क्या होते हैं, तो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं और क्लिनिशियंस होते हैं। ठीक है। तो माइक्रो, कोविड और मेडिसिन के लोग होते हैं। और इसका काम क्या होता है, डायग्नोस करना और आउटब्रेक को कंट्रोल करना। अब सर्विलेंस का आखिर नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। तो पहले क्या है कि जो ये क्लस्टर केसेस है उनको जल्दी रिकॉग्नाइज करना। क्लस्टर केसेस से ही बनते हैं एपिडेमिक्स। क्लस्टर केसेस को रिकॉग्नाइज करना, मॉर्बिडिटी मोर्टैलिटी घटाना, प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन और प्लानिंग करना, प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर जो ले रहे हैं उसकी एफिकेसी का को मॉनिटर करना, और हाई रिस्क ग्रुप और एरियाज का पता करना। तो नीड फॉर सर्वेलेंस क्या है, क्लस्टर का अर्ली रिकॉग्निशन, reduce morbidity and mortality, proper resource allocation, उसके अलावा जो प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर है उनकी एफिकेसी का पता करना, और हाई रिस्क ग्रुप्स और प्लेसेस का पता करना। ये था नीड फॉर सर्वेलेंस। अब है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम में इंटीग्रेशन क्या क्या है। तो जो सर्वेलेंस की इंफॉर्मेशन है वो बाकी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को जो जो हेड कर रहा है उनसे शेयर करना है। ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का भी शेयर करना है। हेल्थ और नॉन हेल्थ सेक्टर का पार्टनरशिप होना, प्राइवेट और NGO का गवर्नमेंट के साथ आना, और मेडिकल कॉलेज को सर्विलेंस में जोड़ना। तो बेसिकली 5 कौन कौन से हुए, शेयर सर्विलेंस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हेल्थ एंड नॉन हेल्थ पार्टनरशिप, प्राइवेट एंड NGO, और मेडिकल कॉलेज। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है। डिजीज किसको हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, कितनों को हुआ, और क्या पब्लिक रिस्पॉन्स लिया। तो हमने पढ़ा था कि प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स की एफिकेसी और को हम चेक करते हैं, वैसे ही क्या पब्लिक रिस्पॉन्स लेना है वो भी इससे हेल्प होता है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है सर्वेलेंस के, कलेक्शन, कंपाइलेशन, एनालिसिस, फॉलोअप और फीडबैक। कलेक्ट करना डाटा, कंपाइल करना, एनालिसिस करना, उस पर फॉलोअप करना और फॉलोअप का फीडबैक लेना। अब
किस किस तरीके की सर्वेलेंस होती है आईडीएसपी में? एक होता है सिंड्रोमिक, एक होता है प्रोबेबल डायग्नोसिस और एक होता है कंफर्म। सिंड्रोमिक जो होता है वो कोई सोसाइटी का मेंबर्स जो है वो सिम्टम के बेसिस पे करता है। प्रोबेबल तब कहते हैं जब वही डायग्नोसिस कोई मेडिकल ऑफिसर बनाए, और कंफर्म जब मेडिकल ऑफिसर लैब रिपोर्ट्स के थ्रू डायग्नोसिस दे। अब क्या क्या सिंड्रोम्स जो है वो सर्विलेंस के अंदर है? फीवर, कफ, फ्लैसिड पैरालिसिस, डायरिया और जॉन्डिस। तो फीवर में तुम्हारा रैश हो सकता है, उसके अलावा ऑल्टर्ड सेंसोरियम हो सकता है बंदे को, मतलब चक्कर वक्कर आ रहे हों। उसके अलावा स्किन से या म्यूकस से ब्लीडिंग हो सकती है। 7 दिन से कम या ज़्यादा है ये पता करना। कफ अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा है तो इम्पॉर्टेंट है। बाकी डायरिया, जॉन्डिस और फ्लैसिड पैरालिसिस और बाकी कुछ अनयूजुअल इवेंट्स। तो अब कैसे कैसे चीज़ें होती हैं इसमें? फीवर तुम्हारा बेसिकली टाइफॉइड, डेंगू, मलेरिया इन सब में दिखेगा। कफ जो है वो अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा है तो टीबी होगा। फ्लैसिड पैरालिसिस पोलियो होगा। अगर डायरिया होगा तो कॉलेरा हो सकता है। जॉन्डिस होगा तो येलो फीवर होगा, या हेपेटाइटिस होगा। इंडिया में हेपेटाइटिस ज़्यादा होता है, ठीक है। और अनयूजुअल सिंड्रोम जैसे एंथ्रेक्स। अब क्या क्या कोर कंडीशंस है आईडीएसपी के अंदर? एक तुम्हारा होता है रेगुलर सर्वेलेंस, दूसरा होता है सेंटिनल सर्वेलेंस, ठीक है। तीसरा होता है पीरियोडिक सर्वे ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और चौथा होता है एडिशनल प्रायोरिटीज हर स्टेट का। तो रेगुलर सर्वेलेंस किसका करना है? वेक्टर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, ऐसी डिजीज जो इरेडिकेट हो चुके जैसे पोलियो और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो इन सब का हमें रेगुलर सर्वेलेंस करना होता है। रेगुलर सर्वेलेंस में एक और छोटी सी चीज़ ऐड कर लो कि जैसे कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स होते हैं जैसे मेनिंजो एंसेफलाइटिस या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उनको भी ऐड करा जा रहा है। सेंटिनल सर्वेलेंस में बेसिकली एसटीडीज का हम लोग ज़्यादा देखते हैं, या वाटर क्वालिटी और बाकी कंडीशंस क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, उस पर ध्यान देते हैं। पीरियोडिक सर्वे हम करते हैं रिस्क फैक्टर्स जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के होते हैं उनके बारे में पता करने के लिए, जैसे एंथ्रोपोमेट्री, बीपी, टोबैको यूज़ और एडिशनल प्रायोरिटीज़। कुछ ऐसे 5 कंडीशंस होते हैं जो स्टेट अपना डिसाइड कर सकता है। ना व्हाट इज़ आउटब्रेक? आउटब्रेक जो होता है वो एक समय पर और एक जगह पर अचानक से डिजीज़ का बढ़ना होता है, ठीक है। या कोई ऐसी डिजीज़ जो का बहुत टाइम से नहीं थी वो आ गई, ठीक है। या एक ऐसी डिजीज आ गई जो पहले कभी देखी ही नहीं किसी ने। तो अब इसके वार्निंग साइंस क्या होते हैं? एक जगह पे बहुत सारे केसेस और डेथ्स का आना, ठीक है। या फिर कुछ डिजीज जैसे कॉलेरा, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, उनका एक भी केस दिख जाना क्योंकि इसमें आइसबर्ग फिनोमेनन होता है। उसके अलावा पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, वेक्टर डेंसिटी अचानक से बढ़ जाए, और नेचुरल डिजास्टर। तो क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं आउटब्रेक के? क्लस्टर केसेस एंड डेथ्स, सिंगल केस, उसके अलावा फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, वेक्टर डेंसिटी और नेचुरल डिजास्टर। अब रिपोर्टिंग यूनिट्स क्या क्या होते हैं? रूरल में सीएचसी, प्राइवेट प्रैक्टिशनर, हॉस्पिटल वगैरह। अर्बन में तुम्हारा वही अर्बन हॉस्पिटल आ जाएगा, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग होम। एएनएम जो है वो पीएचसी और सीएचसी को रिपोर्ट करता है। पीएचसी और सीएचसी जो है वो तभी रिपोर्ट करते हैं अगर लैब डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है, या फिर अगर मलेरिया या टीबी का केस आता है। अब प्राइवेट प्रैक्टिशनर, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज टर्शरी कह रहे तो तब रिपोर्ट करते हैं जब कोई बहुत इंटरेस्टिंग केस होता है। अब बात करते हैं जल्दी से नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की, एनटीसीपी की। इसके 4 मेन गोल्स हैं। टोबैको कंट्रोल के लॉस को इम्प्लीमेंट करना, उस टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना, WHO कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करना, WHO वाले को इम्प्लीमेंट करना टोबैको कंट्रोल, और 2007 में लॉन्च हुआ था ये, ठीक है।
अवेयरनेस याद रखना, मुझे अभी याद नहीं हुआ। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है? तो 8 कंपोनेंट्स हैं। पब्लिक अवेयरनेस बाय मास मीडिया, ठीक है। टोबैको के प्रोडक्ट्स का टेस्टिंग लैब, जिससे रेगुलेटरी मैकेनिज्म सेटअप करते हैं गवर्नमेंट। इसको प्रोग्राम को मेन स्ट्रीम करना, इसको एनआरएचएम में इंक्लूड करके, ठीक है। और जो टोबैको ग्रो करते हैं उनको रिसर्च और ट्रेनिंग के थ्रू बाकी ऑल्टरनेट क्रॉप्स ग्रो करने का वो देना। उसके अलावा सर्वेलेंस करना और इवैल्यूएशन करना बाय एडल्ट टोबैको सर्वे, ठीक है। टोबैको कंट्रोल सेल्स बनाना, जिससे एंटी टोबैको इनिशिएटिव को हम मॉनिटर कर सकें। हेल्थ वर्कर, एनजीओ और टीचर्स को ट्रेन करना और प्रोवाइड करना टोबैको सेसेशन फैसिलिटी, जिसके लिए टोबैको कंट्रोल सेल भी बनाया था। तो बेसिकली इसके 8 कंपोनेंट्स होते हैं: पब्लिक अवेयरनेस, प्रोडक्ट टेस्टिंग, एनआरएचएम, रिसर्च एंड ट्रेनिंग क्रॉप्स, और फिर पांचवा है एडल्ट टोबैको सर्वे, टोबैको कंट्रोल सेल, ट्रेनिंग, और लास्ट में टोबैको सेसेशन फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं वीडियो।